नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रयोगवाद के बारे में पढ़ते हैं। जो इसकी कालावधि है वो 1943 से शुरुआत मानी जाती है और 1953 तक, क्योंकि उसके बाद में नई कविता ने अपना स्थान बना लिया था। तो हम बात करते हैं पहले प्रयोगवाद की। आपको प्रश्न आ सकता है कि प्रयोगवाद क्या है, प्रयोगवाद के बारे में बताइए। तो इस प्रयोगवाद के बारे में बताना हो तब थोड़ा सा ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, या तो प्रयोगवाद के बारे में, या प्रयोगवाद की विशेषताओं के बारे में, या प्रयोगवाद की कमियों के बारे में। प्रश्न यही बनते हैं, कह सकते हैं मुख्य। तो 3 प्रश्न बनते हैं जिनमें एक प्रयोगवाद के बारे में, दूसरा आ सकता है प्रयोगवाद की विशेषताओं के बारे में, और तीसरा आ सकता है प्रयोगवाद के प्रमुख कमियों के बारे में। हम देखते हैं शुरुआत से पहले प्रयोगवाद के बारे में। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया। उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया। कौन सी कविताएं हैं जिनके लिए प्रयोगवाद रूढ़ हो गया है? यानी नए भावों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में ताड़ सप्तक नामक जो पत्रिका के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन में आया था। यानी शुरुआत कह सकते हैं नए भावों, नए विचार, नई संवेदनाएं और कुछ नए शिल्पगत चमत्कारों को लेकर जो कवि ताड़ सप्तक कविताओं के माध्यम से 1943 में इस कविताओं में प्रकाशन में आते हैं, उन्हें कहते हैं। सारांश में ये कह सकते हैं कि 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित ताड़ सप्तक के माध्यम से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। यानी अज्ञे जी थे इस ताड़ सप्तक के संपादक, और उन्होंने 1943 में इसकी शुरुआत की थी, तो उसी से इसकी शुरुआत मान सकते हैं। क्योंकि प्रयोगवाद नाम से लगता है कि कोई साहित्यिक नाम होगा, वैज्ञानिक नाम होगा, बस इनका यहाँ कविताओं से काम है। कविताओं में क्या? नए प्रतीकों का प्रयोग, नए विषयों का प्रयोग, नए शिल्पगत चमत्कारों का प्रयोग। तो यहाँ वैज्ञानिकता या सिद्धांतों से काम नहीं है, यहाँ कविताओं से काम है। कविता में जो नए विचार आए हैं, नए विषय बोध आए हैं, नए कह सकते हैं जो भी शिल्पगत चमत्कार आए हैं, वो सब इसी में। अब देखिए, क्योंकि प्रतीक भी है, बिंब भी है, सब नए उन नई भावनाओं को लेकर यहाँ पे आए हैं। तो नए प्रयोग में इसीलिए प्रयोगवाद है। अब इसकी कुछ विशेष तथ्य हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। पहले प्रयोगवाद नाम कहां से आया, दिमाग में ही आता है। तो सर्वप्रथम आचार्य नंदुलारे वासुदेव जी ने अपने एक निबंध का प्रयोगवादी रचनाओं में इसका नाम लिया, इसका जिक्र किया है। अपने इस प्रयोगवादी रचनाओं में जो निबंध था उसमें इसका जिक्र किया है कि प्रयोगवाद क्या है। फिर बात करते हैं अज्ञे द्वारा इस काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस काव्य का प्रवर्तक हमें पता है, इस काव्य का प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी है। उनके द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका से इसकी शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि आपको पता है पत्रिका संपादन करते थे और शुरुआत यहीं से हो रही है। प्रयोगवाद को प्रतीकवाद भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतीक का एक तो गया पत्रिका के बाद दूसरा इसमें नए प्रतीकों का प्रयोग किया है, और नए प्रतीकों का प्रयोग करेंगे तो अपने आप में प्रतीकवाद कह सकते हैं। फिर बात करते हैं नंदुलारे वासुदेव जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा है। ये उपमा दी थी, प्रयोगवाद को एक उपमा दी है, और वो दी है बैठे ठाले लोगों का धंधा, की कुछ आता नहीं है, कुछ बैठे हैं, फालतू बैठे हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो प्रयोगवाद है, इसको आप अपने शब्दों में बताओगे कि प्रयोगवाद होता क्या है और प्रयोगवाद क्या लेना चाहिए। ठीक है, देखिए ताड़ सप्तक इस युग की प्रमुख कह सकते हैं पत्रिका है, और यही इस प्रयोगवाद की नींव है। तो क्या है ताड़ सप्तक, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अज्ञे के अनुसार एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचना का संकलन है ताड़ सप्तक। ताड़ सप्तक में आपने विराम देखा होगा, 7 तार होते हैं। उसी प्रकार ये भी कहते हैं कि जो यहाँ के जो कवि हैं वो एक ही भाव चेतना के जो तार है उनमें पिरोए हुए
कवि हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं एक जैसी थी, एक जैसे भाव विचारों की है, तो इसीलिए यहाँ पर इनकी रचनाओं के संकलन को ताड़ सप्तक कहा गया है। फिर बात करते हैं, अज्ञे ने ताड़ सप्तक के कवियों के बारे में एक बात लिखी है, वो बड़ी प्यारी बात लिखी है कि ये सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं है, कि अलग अलग विचारधारा हैं, फिर ये राही नहीं है, राह चलने वाले नहीं है। और इनका मतलब है कि जो राहगीर नहीं है तो क्या है, ये राहों की अन्वेषी है, नई नई राहों की खोज करने वाले हैं। आपको पता है यहाँ पर नए नए प्रतीक, नए नए बिंब की खोज करने वाले हैं ये सब। अब यहाँ पे प्रश्न ये भी होता है ताड़ सप्तक के बारे में, या दूसरे ताड़ सप्तक के कवियों के बारे में लिखिए, तो यहाँ आपको पता है कि पहला ताड़ सप्तक पूरा पूरा प्रयोगवादी है। फिर आगे ये जो कवि हैं अलग अलग विचारधारा में आते हैं। तो यहाँ जो ताड़ सप्तक से चार ताड़ सप्तक आए, यानी ये सप्तक जो चले हैं वो चार चले हैं, जो अलग अलग साल में शुरू होते हैं। 7 साल तक 7 कवि इस पत्रिकाओं में अपनी कविताएं, अपने विचार प्रकट करते हैं। अब देखिए, पहला जो ताड़ सप्तक है, जिसे ताड़ सप्तक के नाम से जाना जाता है, इसके जो कवि हैं वो याद करने हैं, अपराध नेगी भानु, ऐसे अज्ञ, प्र से प्रभाकर महत्वे, रा से रामविलास शर्मा, ने से नैनीचंद, गी से गिरजा कुमार माथुर, भा से भारत भूषण अग्रवाल और मु से मुक्ति बोध। तो ये प्रमुख 7 कवियों में आते हैं। और ये जो 7 कवि है उन्होंने ताड़ सप्तक की शुरुआत की थी। एक बात कहते हैं अज्ञे जी कि मैंने रामविलास शर्मा को लेकर भूल कर दी थी, क्योंकि वो ये मानते हैं कि शायद उनकी जो आकांक्षाएं हैं विचारधाराओं पर ये खरे नहीं उतरते हैं, तो और कवियों के बारे में उनकी राय नहीं थी ऐसी, लेकिन ये कहते हैं कि एक गलती हो गई थी, वो ये। फिर बात करते हैं दूसरा जो ताड़ सप्तक है, ये 1943 में, तो 7 साल 50 तक पूरे जाएंगे, फिर 51 से अगला जो ताड़ सप्तक शुरू होता है। तो 1951 से नया ताड़ सप्तक कह सकते हैं या दूसरा ताड़ सप्तक कह सकते हैं। इसके जो कवि हैं, हरि भवानी नरे सक्षम दो वीर, हरि से हरि नारायण व्यास, भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश से नरेश मेहता, सक से शकुंतला और सम से शमशेर बहादुर सिंह। और 2 वीर कौन कौन से हैं? 2 वीर, एक रघुवीर है, एक धर्मवीर है। तो याद रखना है कि दूसरा युग है, और दूसरा युग है इस प्रकार से चला, अपने आप इस सूत्र से पता चलता है 2 वीर है, दूसरे ताड़ सप्तक में हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें रघुवीर शाह है, दूसरा वीर है धर्मवीर भारती। तो पहला हरि से आया है हरि नारायण, भवानी से आया है भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश से आया है नरेश मेहता, सक से शकुंतला बना है, शम से शमशेर बहादुर सिंह बना है, और जो 2 वीर है इनमें रघुवीर और धर्मवीर है। ये था अपना दूसरा ताड़ सप्तक। अब देखते हैं हम तीसरे सप्तक की बात करते हैं। जिस प्रकार से 43 से 51 और फिर ये 7 साल का गेप आ रहा था। 7 साल 7 कवि एक ही पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे, और ये था तीसरा सप्तक। इसमें इन सप्तक के जो कवि हैं उनको याद करने के लिए कूके की मध्य प्रदेश विधानसभा, इस प्रकार से हम याद करते हैं। कु से कुंवर नारायण, के से केदारनाथ सिंह, की से कीर्ति चौधरी, जो मध्य प्रदेश बना रखा है हमने शॉर्ट में, वो मदन वात्सेन, प्रदेश से तय बना रखा है वो प्रयाग नारायण, और विधानसभा भी बना रखा है वो विजय देव शाही, और जो सभा बना रखा है ऐसे वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये 7 कवि हैं जो इनको याद करना है। इनमें कूके की मध्य प्रदेश विधानसभा, इनको शॉर्ट में लिखेंगे पता चल जाएगा ये क्या नाम है। तो ये 7 अपने तीसरे जो सप्तक है उनके कवि आए हैं, और ये तीसरा सप्तक आया है 1959। ठीक है, ये चौथा सप्तक थोड़ा सा गैप में है, अंतर में है,
क्योंकि कुछ विचारधारा नहीं मिली, कुछ कवियों को एक साथ जुटा नहीं पाए। तो यहाँ पर 20 साल बाद में, यानी आपको पता है तो तीसरा सप्तक 62 और ये रहे 20 साल बाद में ये एक साथ होते हैं, और ये जो 7 कवि हैं वो फिर से एक साथ आते हैं और 4 सप्तक के माध्यम से, जो चौथा सप्तक है, इस चौथे सप्तक के माध्यम से जो भी रचनाएं हैं, जो विचारधाराएं हैं वो पेश करते हैं। इनमें याद करें, स्वर्गीय श्री राम अरा नरासु स से स्वदेश भारती, श्री राम, तो यहाँ पे श्री राम वर्मा, ऐसे अवधेश कुमार, राज से राजेंद्र किशोर, न से नंद किशोर, और राज से राजकुमार कुंभज और सुमन राज। ये जो 7 कवि हैं वे चौथे सप्तक के हैं। 4 ही सप्तक आए थे, उसके बाद में कोई सप्तक नहीं आया। ठीक है, देखिए प्रयोगवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब ये प्रगतिवाद से थोड़ा सा अलग हो गया, हटके हो गया। अब यहाँ घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद आ गया। वहां आपको पता है समाजवाद, साम्यवाद, गरीबों के जो सरवारा वर्ग उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ अहमवाद खुद के बारे में और एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करने लगी। जो कविता होती थी एक व्यक्ति विशेष की बातें होती थी, क्योंकि अपने बारे में, खुद के बारे में दुख तकलीफें हैं, दर्द हैं, कष्ट है, पीड़ा है, उनको वो प्रकट करने लगे हैं। तो यहाँ कह सकते हैं घोर अहमनिष्ठ और व्यक्तिवाद आ गया है, क्योंकि जहाँ सर्वहारावाद आराधनावाद उसको जगह नहीं दी, अब खुद के बारे में, अपने बारे में, अपनी तकलीफों के बारे में, अपने विचारों के बारे में यहाँ लोगों तक कविताओं के माध्यम से बताने लगे हैं। अति बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, ये जो कवि थे बड़े टैलेंटेड थे, कह सकते हैं खोपड़ी थे, दिमाग बड़ा तेज था, क्योंकि इनका पूरा का पूरा दिमाग कविताओं में चल रहा है। जहां पहले भावों को महत्व दिया जाता था ना, अब भावों को नहीं, अब विचारों को। कहने मतलब है जो इनके विचार हैं वो आसानी से नहीं समझ सकते, इनके लिए बौद्धिकता चाहिए, ज्ञान चाहिए। साधारण व्यक्ति इन कविता को नहीं समझ सकता है, क्योंकि पहले चीज भावों को बताना था, अन्य जितने भी युग में भावों को कविताओं के माध्यम से बताना, लेकिन ये विचारों को, और वो भी ज्ञान के माध्यम से, बौद्धिकता के माध्यम से अपना कह सकते हैं पंडितों होता है वो प्रदर्शित करना था कि हम कितने टैलेंटेड, हमें कितना ज्ञान है, वो कविताओं के माध्यम से ये प्रकट करने लगे थे। फिर बात करते हैं अतिनग्न यथार्थवाद। यहाँ इस युग की जो विशेषता है कि जो उस समय में अश्लीलताओं का वर्णन है सबसे ज्यादा हुआ है, यथार्थवाद का चरण है, उस समय कैसी स्थिति है, क्योंकि यहाँ कुंठित मन है, क्योंकि पीड़ा, निराशा वो यहाँ सब है। अभी ये आपको पता है किसकी शुरुआत आजादी से ठीक पहले की है, क्योंकि आजादी भी पूरी तरह मिली नहीं है। तो यहाँ उस समय का दौर है जहां पूरी तरह से देश में अव्यवस्थाएं फैली हुई है। तो जो लोग आजादी का जिक्र किया करते थे, आजादी मिल गई है, लेकिन आजादी मिलने के बाद में जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिली। तो यहाँ फिर वो कुंठित मन अश्लीलताओं की बातें करने लगा है। यथार्थवाद यानी उस समय की जो वर्तमान स्थिति उसके बारे में जिक्र करने वाला है। निराशावाद भी होता है कि जो जिस आजादी की कामना में कितने सालों की तपस्या लगाई थी वो मिल तो गई है, लेकिन जो इच्छाएं, जो कामनाएं थी वो सब अधूरी रह गई है। तो वो सभी अधूरी इच्छाओं के कारण वो निराशा में आ जाते हैं, और निराशा के कारण कविताओं में आपको निराशा मिलेगी, हताशा मिलेगी। वो अपनी निराशाओं को, अपनी हताशाओं को, अपने दुख को, अपनी पीड़ाओं को इन कविताओं के माध्यम से प्रकट करते हैं। फिर बात करते हैं वैज्ञानिक युग को। ये जानते हैं आज का युग आधुनिक है, और इस आधुनिक युग में वैज्ञानिक पद्धतियां चल रही है। कह सकते हैं जो प्राचीनता थी उसको छोड़कर नवीनता की बात करना। वैज्ञानिक युग जो अतीत के बारे में बात करते थे, अपने द्विवेद युग में भारतीय सोने की चिड़िया है, या हम कह सकते हैं विश्व गुरु है, वो बातें चर्चा होती थी। लेकिन यहाँ
आधुनिक युग की पृष्ठभूमि की बातें हो रही हैं। फिर बात करते हैं मूल्यों का विघटन का युग। अश्लीलता से पता चल गया है कि यहाँ मूल्य तो है ही नहीं, आदर्श की बातें तो होती नहीं है। जो पहले सत्य, ईमानदारी जो बातें होती थी वो यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ मूल्य के प्रति जो आदर्श के प्रति है वो लगाव नहीं रहा। रीति काव्य की आवृत्ति, आपने आधुनिक काल से पहले रीति काल पढ़ा है पिछली क्लास में। उसमें रीति काल में जो वहां इतना था कि दरबारी युग में रहना पड़ता था, दरबार में राजाओं की बातों को रखना पड़ता था, लेकिन ये अपनी बातों को उसी माध्यम से उसी तरीके से रख रहे हैं, क्योंकि बौद्धिकता उस युग की बातें थी, अश्लीलता उस युग की बातें थी, और हम कह सकते हैं कि यहाँ मूल्यों के बारे में कोई विचारधारा नहीं थी, कोई प्राथमिकता नहीं थी, तो वो भी उसी युग की थी। तो ये कहने मतलब है कि वो जो रीतिकालीन युग है फिर से लौट के आया था। किस युग में? प्रयोगवादी युग में। नवीन विषय परिधि, अब नए नए विचारधारा, नए नए विषय पर कविता। टूटे कप पर कविता, टूटी चूड़ी पर कविता, जो आज तक नहीं लिखी गई थी। मतलब जो उन्हें लगा उस पर उन्होंने, टूटे कांच पर कविता। तो इसका मतलब है जो आज तक किसी ने कविता नहीं लिखी है उन नए नए विषयों पर कविता लिखना। तो यहाँ इनका मकसद था ऐसे नए विषय लाइए और उन पे कविता लिखिए। तो टूटा कप, जो चाय का कप होता है, किसी की नजर ही नहीं गई थी, लेकिन इन कवियों की नजर उस टूटे कप पे भी जाती है, टूटी हुई चूड़ियों पे भी जाती है, बिस्कुट पे भी जाती है। कहने का मतलब है इस युग के जो कवि हैं उन बातों को करते हैं जिन बातों की आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। उपमानों की नवीनता, नए नए उपमान लिए। भुंजा हुआ पापड़, पापड़ को किसी ने आज तक कविताओं में लाने का जिक्र ही नहीं किया, लेकिन अपने विचारों को, अपने सपनों को भुंजे हुए पापड़ की तरह, उन्हें जो तला हुआ सेका हुआ पापड़ होता है उसको हाथ लगाते ही टूट जाते हैं, ऐसे कह रहे हैं मेरे सपने भी टूट जाते हैं। तो यहाँ नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। फिर बात करते हैं दमित कुंठा की अभिव्यक्ति। यहाँ आपको पता है इस युग में जो दमित इच्छाएं वो प्रकट हो रही है। दमित कुंठा की बात कर रहे हैं, तो दमित कुंठाएं क्या है? जो अपनी इच्छाएं वो इस अचेतन मन में दबा लेना। तो अपने इच्छाओं को अपने हृदय में दबा लेना, और फिर जब समय आता है तो यहाँ प्रकट किए जा रहे हैं वो किसके माध्यम से? कविताओं के माध्यम से। क्या उसकी अधूरी इच्छाएं हैं, क्या उस किस प्रकार से दुखी है, कुंठित है, वो अपने जो हाव भाव प्रकट नहीं कर पा रहा था, कविताओं के माध्यम से प्रकट कर रहा है। तो यहाँ ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो पीड़ा, तकलीफ, निराशा, हताशा जो थी वो दमित इच्छाओं को प्रकट करती है कि उसकी जो इच्छाएं थी वो प्रकट नहीं हो पाई, पूरी नहीं हो पाई, जो क्योंकि उसने सपने सोचे थे देश आजाद होगा तो क्या होगा, लेकिन यहाँ सब कुछ धराशायी हो जाती है। अब बात करते हैं इस युग के जो प्रमुख कवि हैं उन प्रमुख कवियों में, क्योंकि ये पूछा जा सकता है प्रयोगवादी कवियों के बारे में बताइए, या प्रयोगवादी कवियों का क्या योगदान है काव्य। तो काव्य का जो योगदान कुछ है, तो यहाँ कवियों के बारे में, काव्य के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये कवि है अपने पहले तार सप्तक के, उन कवियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उनकी जो कविताएं हैं, उनके काव्य हैं, उनकी जो ग्रंथ है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए पहले अज्ञे की बात करते हैं। अज्ञे इस युग के प्रमुख आधार है, प्रवर्तक है। तो देखिए भविन्दूत चिंता इतलेयम हरिदास पर क्षणभर बावरा अहरी इंद्रधनुष रोंदते हुए अरियो करुणा प्रभाव। तो ये अज्ञे की है भविन्दूत चिंता इतलेयम हरिदास पर क्षणभर बावरा अहरी इंद्रधनुष रोंदते हुए अरियो करुणा प्रभाव। ये तो थी अज्ञे की बात। फिर बात करते हैं भारत भूषण अग्रवाल की। भारत भूषण अग्रवाल जी ने मुक्ति मार्ग, अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, अग्नि ली, उतना है सूरज है, ये याद करना है। तो याद रखना, भारत भूषण मुक्ति बोध, मुक्ति मार्ग है, अप्रस्तुत मन है, कागज के फूल है, अग्नि लीक है, उतना है सूरज है, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है। मुक्ति बोध की बात करें तो इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है इन्हें।
इन्हें फैंटेसी का कवि कहा जाता है। फैंटेसी मतलब कल्पना लोक में, यहाँ कल्पनाओं की तो बातें होती है और वो कल्पना लोक की बात ये करती है। चांद का मुंह टेढ़ा है, उनकी रचनाएं देखिए। चांद का मुंह टेढ़ा है, ब्रह्म राक्षस है अंधेरे में। चांद का मुंह टेढ़ा है, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ यज्ञ के बारे में, यहाँ भारत भूषण बारे में और मुक्ति बोध के बारे में पढ़ा है। ठीक है, देखिए गिरजा कुमार माथुर, इन्हें रोमानी भावबोध का कवि कहा जाता है, रोमांस का कवि कहा जाता है, जिसमें इन्होंने मंजीर, नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना, मैं वक्त के संग। तो यहाँ पे देखिए मंजीर, नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना, मैं वक्त के सामने, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है। फिर बात करते हैं प्रभाकर माचवी, इन्होंने लिखी नेपाल, स्वपन, भंग और अनुच्छन। देखो नेपाल, स्वपन, भंग और अनुच्छन, तीन रचनाएं इनकी प्रमुख, नेपाल, स्वपन, भंग और अनुच्छन। अब बात करते हैं नेमीचंद जैन की, अचानक हम फिर, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। और नटरायण मिंगत पत्रिका। रामविलास शर्मा की बात करें तो इन्होंने जो रचना लिखी है प्रमुख रचनाओं में हिंदी जाति का साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। और फिर बात करें तो निराला की साहित्य साधना, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये रही है क्योंकि इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शिष्य रहे और उन्हीं की रचनाओं को अपनी रचनाओं में आधार दिया है और उनको पूरी तरह से अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया है। तो ये हमने आज प्रयोगवाद पढ़ा है और प्रयोगवाद के बारे में जाना, प्रयोगवाद की विशेषताओं के बारे में जाना, ताड़ सप्तक के बारे में जाना और जो चार ताड़ सप्तक है उनकी कवियों के बारे में जाना और जो प्रयोगवादी कवि है उनके बारे में जाना। तो ठीक है।